हेलो फ्रेंड्स। तो आज अपन बात करेंगे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की जिसका नाम है फाइनेंशियल अटेस्ट ऑडिट मैनुअल। ठीक है, इस मैनुअल के लिए मैं 2 मिनट आपसे बात करूंगा, आप ध्यान देना। एक्चुअली क्या है कि फाइनेंशियल अटेस्ट ऑडिट मैनुअल काफ़ी बड़ा है, 200 पेज इसके लगभग हैं। और क्या ये पूरा थ्योरेटिकल है। अगर कोई ऑडिट पे गया हुआ है तो वो ठीक बात है, तो उसके लिए इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। लेकिन जैसे जो ऑडिट पे नहीं गया हुआ है उसको इतनी थ्योरी देख के ऐसा लगता है कि यार कैसे पढ़ेंगे, और ये पढ़ना भी ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, समरी है। अगर मैं बात करूं अगर मैं PC 26 कॉमर्शियल ऑडिटिंग की बात करूं तो उसमें क्या है कि अगर मैंने फाइनेंशियल अटेस्ट ऑडिट मैनुअल पढ़ लिया तो हो सकता है कि वो मेरा एक टॉपिक ही मेरा एग्ज़ाम क्लियर करवा दे PC 26 का। क्यों? क्योंकि इसमें है ना, जो आप कुछ भी पढ़ोगे, आप पढ़ोगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट एक टॉपिक दिया हुआ है, या फिर बाद में स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग दिया हुआ है, तो वो सब क्या है इसमें, वो और ये इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो वहाँ पे आपको दिखेंगे। इसमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, आप पढ़ेंगे कि हाँ ऑडिट रिस्क क्या होता है, वो आपको हर जगह दिखेगी कॉमर्शियल ऑडिटिंग में कि ऑडिट रिस्क क्या होती है, इनहेरेंट रिस्क क्या होती है, कंट्रोल रिस्क क्या होती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये थोड़ा क्या हो सकता है बड़ा टॉपिक, ये बड़ा टॉपिक हो सकता है, इसको पढ़ने में थोड़ा टाइम लगे, लेकिन इसको छोड़ना नहीं है अपने को, इसको पढ़ना ही है एग्ज़ाम के लिए। बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए इसमें है ना, जो ये अभी बात करें तो इसमें PC 17 डिफेंस ऑडिट, PC 18 PNT ऑडिट, PC 22 सिविल और लोकल ऑडिट और PC 26 कॉमर्शियल ऑडिटिंग, इन चारों के लिए क्या है फाइनेंशियल अटेस्ट ऑडिट मैनुअल इन सब में आता है। तो अपने को ये क्या है पढ़ना पड़ेगा। चलिए अब अपन क्या करेंगे, इसकी शुरुआत करेंगे फाइनेंशियल अटेस्ट ऑडिट मैनुअल की। ध्यान देना, सब चीज़ों पे ध्यान देना इसमें। अब देखिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसका मीनिंग देखेंगे कि फाइनेंशियल अटेस्ट ऑडिट मैनुअल का क्या मीनिंग है। हाँ, एक ये है कि ये अपना इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि अपनी ये इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट का क्या है, इंटरनल मैनुअल है ये मतलब अपन यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात करें तो वो क्या होता है, उनके लिए इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है, वो जो भी इश्यू करता है वो उनको फॉलो करते हैं। तो इसी तरह ये क्या है, ये अपन ने इशू किया, अपने CAG ऑफ इंडिया ने, अपने डिपार्टमेंट ने इशू किया है, तो अपना ये इंटरनल मैनुअल है। तो इस दृष्टि से भी ये क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसके मीनिंग की बात करेंगे। इसमें देख क्या, फाइनेंशियल अटेस्ट ऑडिट मैनुअल, तो फाइनेंशियल का मतलब क्या है, फाइनेंशियल का मतलब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। फाइनेंशियल का क्या मतलब है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। अटेस्ट का क्या मतलब है कि इंडिपेंडेंट रिव्यू करेंगे। इंडिपेंडेंट रिव्यू किसका करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। और ऑडिट का मतलब अभी अपन आगे पढ़ेंगे कि हाई अश्योरेंस बट नॉट एब्सोल्यूट अश्योरेंस। 100% अश्योरेंस अपन कभी भी नहीं देते हैं, अपन क्या करते हैं ऑडिट में हाई अश्योरेंस देते हैं। और मैनुअल का मतलब क्या है, एक बुक बनाई गई है जिसमें इन सब के बारे में, फाइनेंशियल अटेस्ट ऑडिट कैसे करते हैं उसकी प्रोसीजर के बारे में बताया गया है। ये बता ही चुका हूँ मैं, इंटरनल मैनुअल है INDAD का, और इसमें कितने हैं, 13 चैप्टर है और 2 अपेंडिक्स है। तो अपन क्या करेंगे कि हर एक चैप्टर का एक अलग से वीडियो में बनाऊंगा, ताकि आपको जो भी चैप्टर है, तो इसमें 13 वीडियो लगभग मैं आपके लिए बनाऊंगा, छोटे बड़े कैसे भी हो, इनके लिए क्या है, एक चैप्टर के लिए एक ही वीडियो बनाऊंगा। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन बात करेंगे इसमें कुछ डेफिनेशंस की, कुछ बेसिक डेफिनेशंस की बात करेंगे पहले, फिर अपन चैप्टर 1 शुरू करेंगे। तो आइए लो शुरू करते हैं फिर। तो इसमें अपन कुछ बेसिक डेफिनेशंस की बात करेंगे। सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, तो जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसका क्या है, एक स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन। उसमें स्ट्रक्चर होती है ना कि करंट असेट्स आएंगे, नॉन करंट असेट्स आएंगे, लाइबिलिटीज़ आएगी, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ आएगी। तो ऐसा क्या है, उसका एक स्ट्रक्चर होता है। तो ये स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन है किसका, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। ये अपन क्यों बनाते हैं, ये अपन जो भी कम्युनिकेट करने के लिए, किसको, जो भी यूजर्स है,
यूजर्स कौन है? जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ता है या जिसके लिए अपन बनाते हैं, तो उसको क्या है, इसलिए अपन ये बनाते हैं क्यों, उसमें क्या होता है, स्टेट ऑफ अफेयर्स गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। एक पॉइंट ऑफ टाइम में, जैसे आपने बैलेंस शीट कभी देखी हो तो उसमें लिखा होता है एज ऑन 31 मार्च, ठीक है। तो बैलेंस शीट क्या होता है, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या बताता है, स्टेट ऑफ अफेयर्स या स्टेट ऑफ चेंजेस बताता है कि उसमें क्या चेंजेस हुए, या इस डेट को 31 मार्च को क्या है, उस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन 31 मार्च को क्या है उसके बारे में बताता है। तो गिवन पॉइंट ऑफ टाइम या फिर चेंजेस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। और अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हैं तो उसमें जैसे ऐसे आता है 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020। तो ये क्या है, ये पूरे साल भर का जो प्रॉफिट एंड लॉस क्या बताता है, ओवर पीरियड ऑफ टाइम, पूरे पीरियड का, एक साल का वो बताता है कि उसमें क्या चेंजेस हुए। जबकि बैलेंस शीट क्या है, 31 मार्च को जो भी कंपनीज की क्या पोजीशन है उसके बारे में बताता है। तो फाइनेंशियल, और इसके लिए क्या है, ये बनाते कैसे हैं, यूजिंग FRF फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का यूज़ करके अपन क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते हैं। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। क्यों बनाते हैं, यूज़र को कम्युनिकेट करने के लिए बनाते हैं। और किसकी हेल्प से बनाते हैं, FRF की हेल्प से बनाते हैं। अब देखिए एक नया वर्ड आ गया, FRF फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, तो अपन उसकी बात कर लेते हैं। हाँ, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है, फ्रेमवर्क यूज्ड बाय द मैनेजमेंट, किसके द्वारा यूज़ किया जा रहा है, या तो मैनेजमेंट के द्वारा या फिर डोर चार्ज विथ गवर्नेंस। ये वर्ड अपने आप को बहुत ज़्यादा मिलेगा मैनुअल में, इसकी बात करेंगे अपनी। फॉर प्रिपेयर एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर और प्रेजेंट करने के लिए। देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ क्या है, हमेशा ये दोनों वर्ड आते हैं। मैनेजमेंट का काम क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना किसका काम है, मैनेजमेंट का काम है। और वो क्या है, उनका काम केवल प्रिपेयर करना भी नहीं है, प्रेजेंट करना भी है, दोनों काम है उनके, ठीक है। तो जो इनके द्वारा जो फ्रेमवर्क यूज किया जाता है वो है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ठीक है। अब ये फ्रेमवर्क क्या हो सकता है, या तो स्टैट्यूट के द्वारा रिक्वायर हो, मतलब लॉ के द्वारा रिक्वायर हो, जैसे आप जिससे एंटिटीज गवर्निंग, जिससे एंटिटी चल रही है। जैसे आप इंश्योरेंस एक्ट की बात करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी की बात करेंगे तो उसमें क्या है, इंश्योरेंस एक्ट एप्लीकेबल हो, तो उसमें बताया गया है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे प्रिपेयर और प्रेजेंट करे, ठीक है। तो उसके हिसाब से बन जाएगा। अगर बैंक की बात करें तो उनके लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, उसके हिसाब से बन जाएगा, ठीक है। तो उस स्टैट्यूट के द्वारा, जिसके द्वारा एंटिटी गवर्न हो रही है, वो फ्रेमवर्क जो यूज हो रहा है वो है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। और अगर मान लो कोई कंपनी है या कोई एंटिटी है, उसके लिए जो उसका स्टैट्यूट है उसमें कुछ नहीं दिया हुआ है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है कैसे बनाना है, तो फिर आपकी नीड और ऑब्जेक्टिव क्या है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए आपकी नीड और ऑब्जेक्टिव क्या है। जैसे मान लो आप सोसाइटी की बात कर लो, तो सोसाइटी का जो एक्ट है उसमें कहीं पे बताया नहीं गया है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर और प्रेजेंट कैसे करें। तो फिर क्या होता है कि जैसे मान लो उनको क्या करना है, उनको मान लो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट आगे भेजना है तो वो इनकम एक्सपेंडिचर बनाएंगे। अगर उनको रिसीट पेमेंट भेजना है, रिसीट पेमेंट बनाएंगे। बैलेंस शीट, केवल बैलेंस शीट भेजनी है, केवल बैलेंस शीट बनाएंगे। अगर तीनों उनको भेजने हैं तो तीनों बनाएंगे। तो उनकी जो नीड और ऑब्जेक्टिव है उसके हिसाब से फिर वो क्या करेंगे, उसको बनाएंगे। अब अपन इसकी बात कर ले, डोर चार्ज विद गवर्नेंस। देखिए इसके एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन। जैसे मान लो टाटा कंपनी है, ठीक है, उसके लिए क्या है, टाटा पावर भी है, टाटा केमिकल है, टाटा मोटर्स है, और भी ना जाने कौन कौन सी इसकी कंपनीज है, टाटा पावर, टाटा केमिकल, टाटा मोटर्स। तो इनमें क्या है, इन कंपनियों में क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, ठीक है। इन सब के लिए अलग अलग क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, मैनेजमेंट अलग अलग है। तो यहाँ जो इनको कंपनियों के लिए क्या है, जो इनको मैनेज कर रहा है वो तो ये हो गया मैनेजमेंट, लेकिन इसका क्या है, मालिक यहाँ पे बैठा है, ठीक है, उसके साथ कुछ मेंबर्स हैं, टीम मेंबर्स है उसके।
तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं दो चार्ज विद गवर्नेंस। ये क्या करते हैं, ये इनको इंस्ट्रक्शन देते हैं मैनेजमेंट को कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है। तो ये कौन हो गए, मैनेजमेंट के भी जो ऊपर है, जो उस कंपनी, जो उसके कंपनी का मालिक है एक, जो मैनेजमेंट के भी ऊपर और जो मैनेजमेंट को इंस्ट्रक्शन देता है कि आपको क्या करना है, वो होते हैं दो चार्ज विथ गवर्नेंस। ठीक है, अब अपन तीसरे डेफिनेशंस की बात करेंगे, मिस स्टेटमेंट। ये आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी मिस स्टेटमेंट। तो मिस स्टेटमेंट क्या है, डिफरेंस, किस में डिफरेंस हो, या तो अमाउंट में हो, या क्लासिफिकेशन में, या प्रेजेंटेशन में, डिस्क्लोजर में। डिफरेंस किस चीज़ का, कि एक तो एंटिटी ने क्या किया, प्रिपेयर और प्रेजेंट किया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसने बनाया है। और स्टैट्यूट क्या चाहता था, स्टैट्यूट चाहता, जैसे आप इसका एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मान लो डेप्रिसिएशन है, एक डेप्रिसिएशन लगाना था किसी का, तो क्या है, मैनेजमेंट ने तो क्या है, मैनेजमेंट ने तो कोई और मेथड यूज़ कर ली, मैनेजमेंट ने मान लो फर्स्ट मेथड यूज़ की, जबकि स्टैट्यूट क्या कहता था कि इसके लिए क्या है, सेकंड मेथड यूज़ होनी चाहिए। तो फिर क्या हो जाएगा, इन दोनों में क्या डिफरेंस आ जाएगा, इन दोनों में क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। तो उससे क्या हो जाएगा, मिस स्टेटमेंट हो जाएगा। तो ये उसी की बात कर रहे हैं। अमाउंट में मिस स्टेटमेंट कैसे, जैसे मान लो 100 रुपये लिखने थे, 200 लिख दिए, तो अमाउंट का मिस स्टेटमेंट हो गया। क्लासिफिकेशन का, मान लो रिवेन्यू अकाउंट था, उसको रिवेन्यू में डालना था, उसको क्या कर दिया, कैपिटल में डाल दिया, तो क्लासिफिकेशन क्या हो गया, मिस स्टेटमेंट हो गया। प्रेजेंटेशन क्या हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया कि आपको क्या कर दिया, जैसे मान लो करंट था, करंट असेट्स था, उसको नॉन करंट में डाल दिया। ठीक है, तो ये प्रेजेंटेशन का हो गया। डिस्क्लोजर, जैसे मान लो गोइंग कंसर्न इफेक्ट हो गया किसी का, या बहुत सारी चीज़ें होती है जो डिस्क्लोज करनी पड़ती है। तो अगर इन चारों में से अगर कहीं पे भी डिफरेंस आ रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, मिस स्टेटमेंट कहते हैं। अब इसमें एक आता है मटेरियल मिस स्टेटमेंट, मटेरियल मिस स्टेटमेंट। अब मटेरियल मिस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, जब मिस स्टेटमेंट क्या हो, मटेरियल हो। अब इसके लिए, मटेरियल के लिए अपने को क्या है, अकाउंट्स के मैटेरियलिटी कंसेप्ट पे जाना पड़ेगा। तो मैटेरियलिटी क्या कहती है कि अगर मान लो कोई भी ऐसी चीज जो इन्फ्लुएंस करती है, कोई भी ऐसी चीज जो इन्फ्लुएंस करती है किसको, जो यूजर्स के क्या है, डिसीजन मेकिंग को, यूजर के क्या है, डिसीजन मेकिंग को अगर कोई भी चीज इन्फ्लुएंस करती है, तो वो क्या है, वो क्या है, वो चीज मटेरियल हो गई, वो चीज मटेरियल हो गई। उसके बारे में आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हो तो पढ़ लीजिए। वही है, मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसके मतलब उसमें गड़बड़ होने से, जैसे मान लो अमाउंट में गड़बड़ हुई, ठीक है, उससे क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इफेक्ट हुआ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इफेक्ट हुआ, तो यूजर का क्या है, डिसीजन भी इफेक्ट होगा। यूजर कौन है, जिसके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जा रहा है। तो ये मटेरियल मिस स्टेटमेंट की बात हो गई। ठीक है, अब अपन बात करेंगे ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है, अब देख लिए ऑडिटर का क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है। जैसे अपन ऑडिट करने गए तो अपना ऑब्जेक्टिव है कि अपने को क्या करना है, फॉर्म करना और एक्सप्रेस करना है ओपिनियन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या करना है, अपने को ओपिनियन देना है। कैसे देंगे अपन पहले क्या करेंगे, रीजनेबल अश्योरेंस लेंगे। रीजनेबल अश्योरेंस का क्या मतलब है कि हाई अश्योरेंस बट नॉट एब्सोल्यूट अश्योरेंस। देखिए, कभी भी अपन ऑडिट पे जाते हैं ना, तो अपन कभी भी ऐसे नहीं कह सकते कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट 100% सही है। अपन क्या कह सकते हैं कि हाँ, अपन उसको हाई एश्योरेंस देंगे कि हाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है, लेकिन कभी भी ऐसे नहीं कह सकते कि ये 100% सही है। तो इसे कहते हैं अपन रीजनेबल अश्योरेंस। तो इसमें क्या है, ऑडिटर क्या करेगा, अपना ओपिनियन देगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, रीजनेबल अश्योरेंस लेना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, जो मटेरियल मिस स्टेटमेंट से क्या है, फ्री है। ठीक है, फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट का मतलब है कि बैलेंस शीट दे रही है ट्रू एंड फेयर व्यू। ठीक है, इन दोनों का मतलब एक ही है कि अगर मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है तो बैलेंस शीट क्या है, ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है। ये थोड़ा बेटर लगता है इसलिए ये लिखा जाता है। वो पहले अपन 11th 12th में लिखा करते थे, लेकिन आज की डेट में ये लिखा जाता है।
ठीक है। अब नेक्स्ट बात करेंगे अपन असर्शन। असर्शन की बात अपन आगे डिटेल से करेंगे, एक समझ लीजिएगा। असर्शन को अपने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव भी कहा गया है। इसका क्वेश्चन आता है कि असर्शन को और क्या कहते हैं, उसका सिनोनिम क्या है, तो ऑब्जेक्टिव। तो बैलेंस शीट में जो भी आइटम्स होते हैं, बैलेंस शीट में जो भी आइटम्स होते हैं वो सब क्या है, असर्शन। करंट लायबिलिटीज असर्शन है, करंट असेट असर्शन है। इसके बाद अपन बात करेंगे ऑडिट रिस्क की। ऑडिट रिस्क क्या है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर क्या है मटेरियली मिस स्टेट है तो ऑडिटर को क्या लगता है कि वो इश्यू कर देगा इन अप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन। उसको ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि जब वो क्या करता है कि जब वो बिजनेस देखता है एंटिटी का, जब वो एंटिटी का बिजनेस देखता है, उसको समझता है, तो उसको क्या है कि उसमें इनहेरेंट रिस्क दिखते हैं कि इसमें ये इनहेरेंट रिस्क है। तो उससे उसको ऐसा लगता है कि नहीं यार, अगर इसमें इतना रिस्क है, जैसे मान लो कि कोई ऐसी इंस्टीट्यूशन है जिसमें सारा लेन देन क्या होता है, कैश में ही होता है। तो अगर कैश में हो रहा है, उनका कोई रिकॉर्ड प्रॉपर मेंटेन नहीं है, कैश में लेन देन हो रहा है, तो अपन उसको क्या है, जो उन्होंने लिख दिया वही मानना पड़ेगा। तो वहाँ पे उसको लगता है कि यार यहाँ पे ऑडिट रिस्क ज़्यादा है। इसके आगे डिटेल में बात कर लेंगे। ऑडिट रिस्क के बराबर क्या होता है, इनहेरेंट रिस्क इनटू कंट्रोल रिस्क इनटू डिटेक्शन रिस्क। इसकी बात भी अपन याद कर लेंगे, एक फॉर्मूला आप याद करना। तो ये अपन ने क्या है 6 डेफिनेशंस की बात कर ली। अब अपन यहाँ पे एक अपन ने बात की ऑडिट ओपिनियन। अब अपन इसकी बात करेंगे, ऑडिट ओपिनियन क्या होता है, फिर अपन बात करेंगे ऑडिट रिपोर्ट की, फिर अपन अपने चैप्टर पे चलेंगे। तो ऑडिट ओपिनियन की बात करते हैं। ऑडिट ओपिनियन क्या होता है कि ऑडिटर ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या किया है, जो स्टेटमेंट या जो ओपिनियन एक्सप्रेस किया है वो है ऑडिट ओपिनियन। ये देखिए टू टाइप्स के होते हैं ये। एक तो होता है अनमोडिफाइड या उसको कहते हैं अनक्वालिफाइड ऑडिट ओपिनियन, और एक होता है मॉडिफाइड ऑडिट ओपिनियन। सबसे पहले अपन बात करेंगे नंबर 1 की। इसमें क्या है, ऑडिटर को क्या मिल गया, रीजनेबल अश्योरेंस मिल गया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, मटेरियल मिस स्टेटमेंट से फ्री है। अगर उसको लगता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो एकदम ठीक है, मटेरियल मिस स्टेटमेंट मतलब वही है, कोई गलत चीज़ नहीं हुई है उसमें, तो वो कौन सा ओपिनियन देता है, वो अपना देता है अनमोडिफाइड या अनक्वालिफाइड ऑडिट ओपिनियन देता है। लेकिन अगर उसको लगता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर हुए हैं ऑल मटेरियल रेस्पेक्ट में विथ FRF, जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है उसके साथ में क्या है, मटेरियल रेस्पेक्ट में क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर हुए हैं। अब देखिए ये वर्ड भी बहुत ज़्यादा आता है, ऑल मटेरियल। इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो मटेरियल मिस स्टेटमेंट से तो क्या फ्री है, लेकिन उसमें क्या हो सकता है, इमटेरियल मिस स्टेटमेंट हो सकता है। अब देखिए एक बात समझ लीजिए, ये मटेरियल और इमटेरियल क्या है, वो एक्चुअली अकाउंट्स का पार्ट है। आपको बता देता हूँ, जैसे मान लो कोई कंपनी है, 1000 करोड़ की वो कंपनी है, ठीक है। अब उसमें अगर मान लो 1 करोड़ रुपए का क्या हो गया, 1 करोड़ रुपए का उसमें कोई गलती हो गई, तो ये इसका कितना परसेंट हो जाएगा, ये इसका लगभग हो गया ये 10, ये 1 और ये 1, मतलब 0.1% हुआ ये इस कंपनी का नेटवर्थ का कितना है, ये 0.1% है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये इसके लिए क्या है, इमटेरियल है, ये इसके लिए क्या है, इमटेरियल है। अब आपको होगी इतना बड़ा अमाउंट इमटेरियल कैसे हो सकता है, वो डिपेंड करता है कंपनी टू। मान लो कोई 5 करोड़ की कंपनी है, उसके लिए 1 करोड़ क्या होगा, उसके लिए तो मान लो 1 लाख भी क्या होगा, मटेरियल होगा। तो ये डिपेंड करता है कि मान लो कंपनी कितनी बड़ी है, उसके हिसाब से मेटेरियलिटी क्या होती है, उस पर डिपेंड करती है। ये होता है मटेरियल। तो अगर इसके लिए 1 करोड़ रुपए क्या है, इमटेरियल है, तो अगर इसका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना है तो वो अगर मटेरियल मिस स्टेटमेंट से फ्री है तो वो क्या करेगा, उस पर मॉडिफाइड ऑडिट ओपिनियन देगा। अब मॉडिफाइड ऑडिट ओपिनियन भी कितने, 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक तो क्या होता है क्वालिफाइड ऑडिट ओपिनियन, दूसरा एडवर्स ऑडिट ओपिनियन, और तीसरा क्या होता है डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। उनकी बात करते हैं। मॉडिफाइड ऑडिट ओपिनियन में सबसे पहले बात करेंगे अपन क्वालिफाइड ऑडिट ओपिनियन की। अगर उसको लगता है ऑडिटर को कि
उसने क्या कर लिया, सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट क्या कर लिया, ऑडिट एविडेंस इकट्ठा कर लिया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, फ्री नहीं है। किससे, मिस स्टेटमेंट से फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, फ्री नहीं है। तो वो क्या करेगा, क्वालिफाइड ऑडिट ओपिनियन देगा। देखिए इस केस में क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई ऐसा मिस स्टेटमेंट है जो मटेरियल तो है लेकिन वो क्या है, पूरी बैलेंस शीट को इफेक्ट नहीं कर रहा है। वो क्या, पूरी बैलेंस शीट को इफेक्ट नहीं कर रहा है। कोई एक ऐसी चीज़ है जो केवल क्या है, इफेक्टिव है, बाकी पूरी बैलेंस शीट एकदम ठीक है। वो एक चीज़ है वो हो सकता है गलत हो, उसको थोड़ा डाउट है। तो उससे क्या होगा कि यूजर, जो भी यूज़र है उसके क्या है, जो भी उसका डिसीजन मेकिंग है वो इफेक्ट नहीं होगा। तो जब ऑडिटर को लगता है कि नहीं यार ये एक ही चीज़ गलत है, ये एक चीज़ गलत हो सकती है नहीं, हो सकती है, तो वो क्या करता है, क्वालिफाइड ऑडिट ओपिनियन देता है कि बाकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियल मिस स्टेटेड है, लेकिन ये एक चीज़ के लिए मैं मटेरियल मिस स्टेटेड है, बाकी सब इसमें ठीक है। तो वो क्वालिफाइड ऑडिट ओपिनियन देता है। और अगर मटेरियली मिस स्टेटेड नहीं है तो क्या दे रहा था, वो अनक्वालिफाइड दे रहा था कि नहीं सब कुछ ठीक है। दूसरा होता है एडवर्स ओपिनियन। अगर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, मटेरियली मिस स्टेटेड तो है, साथ में वो मिस स्टेटमेंट क्या है, परवेसिव है। परवेसिव का मतलब क्या है, वो पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है और वो क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, उससे क्या हो जाएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल गलत है। तो कभी कभी आपने देखा होगा, न्यूज़ में भी आती है, ऑडिटर अनाउंसमेंट करता है कि मैंने इस कंपनी की ऑडिट की, तो इसमें है ना जो आप है ना जो इस पे जो यूज़र्स है वो इस पे विश्वास ना करें क्योंकि ये क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही नहीं है। तो उस टाइम पे वो एडवर्स ऑडिट ओपिनियन देता है। तीसरा डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में क्या है, ऑडिटर अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस। मतलब ऑडिटर क्या है, अपना ओपिनियन बना ही नहीं पा रहा है। क्यों नहीं बना पा रहा है, देखिए एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए मैं गया किसी की ऑडिट करने, अपन गए किसी की ऑडिट करने, अब उन ऑडिट कर रहे हैं, उनसे कुछ डॉक्यूमेंट का मांग रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि अपने हमारे यहाँ पे आग लग गई थी, ये सारे डॉक्यूमेंट जल गए हैं। तो अब ऑडिटर क्या करे, एडवर्स दे नहीं सकता क्योंकि उसको पता ही नहीं है, क्वालिफाइड दे नहीं सकता, अनक्वालिफाइड दे नहीं सकता। तो वो क्या देगा, डिस्क्लेमर देगा कि मैं क्या है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या नहीं कर पा रहा हूँ, अपना ओपिनियन नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि डॉक्यूमेंट्स क्या है, अवेलेबल नहीं है। तो उस टाइम पे ये क्या है, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देगा। ठीक है, ये बात हो गई अपनी ऑडिट ओपिनियन की। अब एक होता है ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट क्या है, ऑडिट रिपोर्ट है कि जो ऑडिटर का क्या है, एक्सप्रेशन है। ऑडिटर ने जो ऑडिट ओपिनियन दिया, ऑडिट रिपोर्ट में क्या करता है, वो एक्सप्रेस करता है अपने ऑडिट ओपिनियन को। तो ऑडिट रिपोर्ट में क्या होता है, ऑडिट रिपोर्ट क्या है, ऑडिट ओपिनियन का क्या है, एक्सप्रेशन है। ठीक है, ये अपनी क्या है, डेफिनेशंस की बात होगी, छोटी मोटी डेफिनेशंस क्या बीच बीच में आती है वहाँ पे, तो फिर पढ़ाने में दिक्कत होती है। एक बार अपन समझ लेंगे तो आगे जहाँ पे भी आएगी तो आप देख सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल अटेस्ट ऑडिट मैनुअल। मैं ऐसे कह सकता हूँ कि अभी देखो इसमें है ना जो 25-30 क्वेश्चन तो क्या है आ सकते हैं, हो सकता है 40 भी आ जाए। क्यों, क्योंकि ये समरी है। आप और भी बहुत सारे टॉपिक पढ़ोगे ना, वो सारा क्या है, कंटेंट यहाँ पे मिलेगा। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ इसमें आपको लगभग सारा कंटेंट पढ़ा दूँ। उससे क्या, आप स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग पढ़ेंगे तब भी आपको लगेगा कि यार ये तो अपन ने वहाँ पे पढ़ा था। ठीक है, चलिए अब ये तो अपनी डेफिनेशंस की बात हो गई। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में क्या है, इसकी शुरू करेंगे फाइनेंशियल अटेस्ट ऑडिट मैनुअल का चैप्टर 1 से। फिर अपन उसके क्या है, चैप्टर वाइज उसका क्या है, आगे नॉलेज अपन लेते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।